अपडेट इंडिया पे आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। आज हमारे साथ डॉक्टर नज़र अब्बास साहब हैं, जो महान वक्ता हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। हम उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि आप महान वक्ता के साथ साथ आपने दुनिया भर के देशों का दौरा किया और वहाँ की सियासत पर नज़र रखते हैं। अपडेट इंडिया में स्वागत है डॉक्टर नज़र अब्बास साहब आपका। सबसे पहला सवाल कि फ़लस्तीन और इसराइल का सीज़ फायर कैसे देखते हैं आप नज़र साहब? ये सीज़ फायर तो कुछ दिन पहले भी बात चली थी। काफ़ी कोशिशें कतर ने और दूसरे अरब ममालिक ने की थी कि किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए, लेकिन लगातार शिद्दत से हमलों ने इसराइल की तरफ से बड़ी हलाकतों ने फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की सीज़ फायर के प्रपोज़ल को कामयाबी तक नहीं पहुंचने दिया। उसका ज़िम्मेदार इसराइल है और इसराइल की IDF है, और ख़ुद उनके यहाँ भी इस बात को लेकर तनाज़ा था, कन्फ्लिक्ट था, डिफरेंसेस थे। वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर चाहता था कि ये सीज़ फायर हो जाए, लेकिन नेतन्याहू की जंगजू पॉलिसी, जारहाना अंदाज़, ज़ालिमाना इक़दामात ने मजबूर किया कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन करके हटना पड़ा, और वो सीज़ फायर का सारा जो कुछ भी कोशिश थी वो नाकाम हो गई थी। फिर दोबारा से और जो ममालिक थे कतर वग़ैरह, उन्होंने भी सीज़ फायर के लिए सालिसी करने से इनकार कर दिया था। दोबारा ये कोशिशें हुई, और इन कोशिशों के बाद जो है वो पहले तो हिज़्बुल्लाह से सीज़ फायर कराया गया, जिसमें फ़्रांस का बड़ा रोल था पसे पर्दा, और चूँकि लेबनान की हुकूमत पर फ़्रांस का काफ़ी असर है और काफ़ी वो माली मदद करता है, तो लेबनान की हुकूमत का भी हिज़्बुल्लाह पर बहुत दबाव था कि आप सीज़ फायर कीजिए और ये जंगबंदी का मुआहिदा अंजाम तक पहुंचाइए। नज़र साहब, लेकिन सीज़ फायर तो जंगों का होता है, दो देशों के बीच या दो सेनाओं के बीच। आपको नहीं लगता है कि जेनोसाइड था जो फ़लस्तीन में हुआ? देखिए, जब जंग होती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो ताकतवर होता है वो अवाम को मारता है, और ये हलाकतें जो होती हैं इसको आप कारनेज कह लें, जेनोसाइड कह लें, या मास असैसिनेशन कह लें। इसराइल के पास बड़ी जंगी ताकत है, और फ़लस्तीन के मज़लूम कमज़ोर अवाम, उनके पास ना बड़ा सिस्टम है, ना उनके पास हवाई जहाज़ हैं, ना उनके पास बड़ा गोला बारूद और असलहा है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे और अपने मुल्क की हिफाजत और अपने मुल्क को हासिल करने के लिए उन्होंने निहत्ते होने के बावजूद, कम हथियारों के बावजूद उन्होंने बड़ा मुकाबला किया, और उन्होंने IDF के सारे दावों की हवा निकालने का काम किया। तो एक ये तंजीमें लड़ी हैं, मुल्क नहीं लड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लड़ी हैं, रेजिस्टेंस लड़ा है। इसमें मुल्क कोई नहीं लड़ा है, इसराइल पूरा मुल्क है, उसकी एक मईशत है, उसके पास एक डेवलप्ड सिस्टम है। ये सिस्टम फ़लस्तीनियों के पास होता तो एक नहीं 1000 इसराइल को अब तक नक्शे से मिटा चुके होते। इसमें ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो और देशों में एक जंग जैसा माहौल है, रशा है, और जो दूसरे मुल्क हैं, क्या उसमें भी सीज़ फायर की कुछ उम्मीद आप देखते हैं? देखिए, सारी जंगों के का जो असली खिलाड़ी है वो अमेरिका है। जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें असली खिलाड़ी अमेरिका रहा है, पूरी तारीख है, और हिस्ट्री से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता है। आप किसी जगह की जंग देख लें, वियतनाम की देख लें, आप इंडिया पाकिस्तान की देख लें, तो पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, पाकिस्तान को चढ़ा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान से 3 जंगें कराईं। आज वो इसराइल के पीछे खड़ा है, इसराइल से अरबों की कम से कम 7 जंगें हो चुकी हैं। वो पूरे मिडिल ईस्ट में जो है अपने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं। अब ताइवान को चढ़ा के चाइना से जंग कराना चाहता है, यूक्रेन को चढ़ा के रशिया से जंग कराई। उसका वो एक कारोबारी मुल्क है, वो किसी का ना दोस्त है ना किसी का वो सगा भाई है। जो इस खुशफहमी में है कि ट्रंप हमारा दोस्त है, बाइडन हमारा दोस्त है, उनके लिए ये काफ़ी है कि वो दुनिया की पहले तारीख पढ़ें, उसके बाद अपनी दोस्ती का ऐलान करें। अमेरिका का ऐलान करता है कि प्राइम मिनिस्टर के नहीं, हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन नहीं, हमारा नहीं, किसी भी बढ़ते हुए मुल्क का वो सबसे बड़ा दुश्मन कोई है दुनिया में तो अमेरिका है। कोई मुल्क अगर उसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है तो अमेरिका को दिक्कत होती है, फौजी ताकत मजबूत हो रही है तो अमेरिका को दुश्मनी होती है। हर जंग में उसने हमारी मुखालफत की है, उसने एटमी ताकत बनने में हमारी मुखालफत की,
किस जगह से दोस्त है, अगर कोई उसकी दोस्ती साबित कर दे तो हम मान लेंगे कि हाँ वो सच बोल रहा है आदमी। ऐसा नहीं है, उसे अपने हथियारों के कारखाने को चलाना है, हथियारों को बेचना है, और हथियार जब खर्च होंगे तभी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, सीज़ फायर जो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच हुआ, उसमें अभी एक हमास के एक लीडर का बयान आप लोगों ने देखा होगा। क्या इस तरह का कोई बयान है कि अरबों ने साथ नहीं दिया इस पूरे उसमें, बल्कि जो शिया ग्रुप्स हैं उन्होंने साथ दिया? क्या इस तरह का बयान वायरल हुआ है आपकी नज़र में? कुछ देखिए, अरब क्या है, अरब के बादशाह अलग हैं और वहाँ की अवाम जो मुसलमान हैं वो अलग हैं। वहाँ की अवाम चाहती है कि उनका मुल्क इसराइल से फ़लस्तीनियों का साथ देते हुए लड़े, लेकिन बादशाह अपनी बादशाहत की वजह से नहीं चाहते हैं। बादशाह सिर्फ बादशाह होता है, न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न वो ईसाई होता है। अवाम का मिजाज वहाँ का, पूरे गल्फ़ का नहीं, पूरी दुनिया का ये है, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जो इंसाफ पसंद अवाम हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों या क्रिश्चियन हों, सबका ये ख्वाहिश है कि भाई एक जालिम ने उनकी कमज़ोरों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। अगर फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करना ठीक है तो दुनिया भर में जितने जालिमों ने ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे जो हमारे मुल्क की भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है पाकिस्तान ने, हमारे मुल्क की भी हिस्से को चाइना ने छीन रखा है। क्या कोई है जो ये कह सके कि अगर इसराइल अपनी जगह ठीक है तो ये लोग भी ठीक है? तो जालिम और काबिज, कब्ज़ा करने वाला, लैंड ग्रैबर्स, वो चाहे इसराइल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, किसी मुल्क की ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा तो उसको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अरब ममालिक की बात अगर हम करें डॉक्टर साहब, तो इस ईरान ने बहुत बढ़कर के साथ दिया जो जेनोसाइड था जो फ़लस्तीन और इसराइल का। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या स्टडी है आपकी? देखिए, ईरान ने जो वादा किया था और ईरान जो फ़लस्तीनियों का मजबूती से इनकलाब आने के बाद से जिस तरह से वो उनका सपोर्टर रहा है, हिमायती रहा है, उनका समर्थक रहा है, तो उसने अपने वादे को, जब जंग हुई तो उसने अपने वादे को निभाया। आज फ़लस्तीनियों को किसी अरब मुल्क ने एक पिस्तौल दी, एक चाकू दिया, एक बम दिया, कोई बताए किसी बादशाह ने, किसी हाकिम ने, टर्की से लेके, टर्की के बहुत बहादुर हुक्मरां हैं एर्दोगान, उन्होंने कोई सामान भेजा, मिस्र ने भेजा, किस जॉर्डन ने भेजा, इन्होंने तो अपनी स्पेस तक दी। फ़लस्तीन के मुकाबले पर टर्की के सिफारती ताल्लुकात बाकी हैं, बिजनेस के रिश्ते हैं। ये तेल दे रहे थे, आज़रबाईजान तेल दे रहा था और जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस दी। कौन से मुस्लिम मुल्क ने के बादशाह ने, अवाम के हाथ में हुकूमत होती तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जो रेजिस्टेंस है मैंने हशदुल शाबी जो इराक़ का रेजिस्टेंस ग्रुप है, और यमन के अंसारुल्लाह, लेबनान के हिजबुल्लाह, इन सब ने अपने फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों का साथ दिया। अब ये अलग बात है कि वो मसलक के एतबार से ये तमाम जंगजू तंजीमें शियों की थीं और हैं और साथ देंगी, और ये मर मिटेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। एक एक आदमी मर जाएगा लेकिन फ़लस्तीनियों का दामन नहीं छोड़ेगा। और यही होना भी चाहिए कि अपने साथियों का, अपने भाइयों का, मजलूमों का साथ दें। अगर ये जंग इस तरह से कोई भी किसी के खिलाफ लड़े तो तमाम इंसानों को साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़र अब्बास साहब हमसे बात करने के लिए अपडेट इंडिया से। और मैं बताऊं कि मेरा ये वादा है अपडेट इंडिया की टीम का कि हम हमेशा नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक पर जो भी मजलूम हैं उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आगे हर बुलेटिन में, हर स्टोरीज़ में आपको एक ऐसी शख्सियत सामने मिलेगी जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ शांति से उठाने की बात करती है और करती रहेगी, क्योंकि हम ऐसे चैनल हैं जो सही बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। तो अब आप रहिए खुश और निर्भीक, क्योंकि आ गया है सैयद अतीक।